नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो MRFA प्रोजेक्ट को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई है। इस डील के अंडर इंडियन एयरफोर्स को 114 एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर मिलने हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ने अब इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कुछ क्रिटिकल करेक्शंस और स्ट्रिक्ट कमिटमेंट्स की डिमांड रखी है। गवर्नमेंट का फोकस अब सिर्फ एयरक्राफ्ट लेने पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप मॉडल बनाने पर है जिससे इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट हो जाए। कहा जा रहा है कि असेसमेंट के दौरान कुछ बड़े लूपहोल सामने आए थे, जैसे वर्क शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर प्लान नहीं था, लाइफ साइकिल कॉस्ट एवोल्यूशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और लोकल इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के रोड मैप में भी क्लियरिटी नहीं थी। अब ये सब फैक्टर्स नेशनल प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स के तहत प्रायोरिटी पर रखे गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने डसॉल्ट एविएशन से कहा है कि अगर राफेल प्लेटफॉर्म MRFA में फ्रंट रनर बना रहता है तो उन्हें एक डिटेल्ड इंडिजिनाइजेशन रोड मैप देना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पक्के एश्योरेंस, लोकलाइज्ड सप्लाई चेन और इंडिया में ही एक फुल स्केल MRO फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना शामिल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंडिया में एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का पूरा सिस्टम क्रिएट हो, ताकि इंडिया फ्यूचर में इंपोर्टेड पार्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहे। ये मॉडल कुछ हद तक C-295 एयरक्राफ्ट और रिसेंट नेवल शिपबिल्डिंग प्रोग्राम जैसे डील से इंस्पायर्ड है, जहां गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट कंप्लायंस के क्लॉजेस को एनफोर्स किया था। अब डिफेंस मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट और मेजरेबल प्रोडक्शन वर्क पैकेज मांग रही है, जिससे हर फॉरेन वेंडर इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस में अपना कंट्रीब्यूशन वेरीफाई कर सके। लाइफ साइकिल कॉस्ट और सस्टेनमेंट के लिए भी रूल टाइट किए गए हैं। एयरक्राफ्ट के 30 साल के सर्विस लाइफ में स्पेयर पार्ट्स की अस्योर्ड अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक रिपेयर हब्स और एवियोनिक्स प्लस वेपन अपग्रेड का फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें MRFA के टाइमलाइन को थोड़ा डिले कर सकती हैं, क्योंकि एवोल्यूशन टीम डॉक्यूमेंट को दोबारा रीडिजाइन करेगी और बिडर से नई कंडीशन पर कमिटमेंट मांगेगी। डसॉल्ट एविएशन पर अब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें राफेल M और राफेल F3R डील्स के कंपैरिजन में भी ज़्यादा लोकलाइजेशन और पार्टनरशिप दिखानी पड़ेगी। अगर वो ये स्टैंडर्ड मीट नहीं करते तो F-15X, F-21, ग्रिपेन E और यूरोफाइटर टाइफून जैसे कंटेंडर्स को नई मोमेंटम मिल सकती है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एक बुरी खबर सामने आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रसिया को क्लियर कर दिया है कि Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट का डील, चाहे एडवांस परचेज ही क्यों ना हो, अभी के लिए होल्ड पर रहेगी। ये डिसीजन डायरेक्टली यूक्रेन वॉर और US के कैट्सा सैंक्शन के रिस्क के चलते आया है। कैट्सा सैंक्शन के तहत अगर इंडिया ने रसिया से नए मेजर डिफेंस डील किए तो US इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम पर सैंक्शन लगा सकता है, जिससे GE के इंजन्स की सप्लाई रुक सकती है। और ये GE के इंजन इंडिया के इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम तेजस MK-1A और तेजस MK-2 के लिए बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। अगर ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो तेजस इंडक्शन में 5 से 6 साल तक का फिर से डिले आ सकता है। रसिया ने Su-57E के लिए अट्रैक्टिव ऑफर दिया था, 100 से ज़्यादा जेट्स के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और HAL में लोकल प्रोडक्शन तक का प्रपोजल। लेकिन मिनिस्ट्री का स्टैंस क्लियर है कि अभी किसी भी रिस्क से तेजस और AMCA जैसे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाए। इंडिया ने इस डील को तब तक फ्रीज कर दिया है जब तक यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं होती या रसिया अमेरिका के बीच कोई सीज फायर या पीस सेटलमेंट नहीं आता। रसिया ने एरो इंडिया 2025 में Su-57E के लिए AL-51 इंजन और रेसर रडार इंटीग्रेशन के ऑफर दिए थे और पुतिन ने ब्रिक्स समिट में AMCA के लिए सपोर्ट भी दिखाया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के इंसाइडर्स का कहना है कि अभी उनका प्रेफरेंस इंटरिम सॉल्यूशन पर है, जैसे राफेल और F-21, क्योंकि Su-57 अभी एक्सपोर्ट फेज में टेस्टिंग और रैंप अप स्टेज में है और उसका इंजन AL-41F1 अभी भी स्टील्थ परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज्ड है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो 2026 से इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स के लिए नए
क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स इंडक्ट करेगी। ये डील 27,770 करोड़ रुपए की है और इसके अंडर 4.25 लाख राइफल परचेज की जा रही हैं। ये मूव आर्मी के फास्ट ट्रैक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका ऑब्जेक्टिव है आउटडेटेड स्मॉल आर्म्स को रिप्लेस करना और क्लोज कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ाना। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत फोर्ज और PLR सिस्टम, जो कि अडानी ग्रुप और इजराइल वेपन इंडस्ट्री का जॉइंट वेंचर है, उनके साथ साइन किया है। ऑर्डर के टर्म्स के मुताबिक भारत फोर्ज टोटल क्वांटिटी का 60% और PLR सिस्टम 40% डिलीवर करेगा। दोनों को पूरी डिलीवरी 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। ये राइफल 5.56 45 mm कैलिबर की स्टैंडर्ड कार्बाइन होंगी, स्पेशली डिजाइन की गई हैं क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने मीडिया से कहा कि इंडियन आर्मी अपनी इन्फेंट्री को टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मॉड्यूलर और मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए रेडी बनाना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर से मिली फील्ड लेसन ने यह भी सिखाया है कि प्रिसीजन, जॉइंटनेस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोऑर्डिनेशन ही मॉडर्न वॉरफेयर में सक्सेस का की है। आर्मी अपने ISR सिस्टम के इंटीग्रेशन पर भी जोर दे रही है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बने। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक हिस्टोरिक प्रपोजल अप्रूव करने जा रही है, जिसमें 2408 नाग MK2 ATGM और 107 नामिका ट्रैक्ड व्हीकल का ऑर्डर शामिल है। नाग MK2 इंडिया के DRDO द्वारा डेवलप किया गया एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसमें एडवांस इंफ्रारेड सीकर और टॉप अटैक कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये मिसाइल डायरेक्टली एनिमी टैंक के वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करती है, चाहे वो चाइना का टाइप 99 हो या पाकिस्तान का अल खालिद। नाग मिसाइल कैरियर यानी नामिका 2 एक एडवांस ट्रैक्ड इन्फेंट्री व्हीकल है, जिसमें 8 मिसाइल लॉन्चर पॉड, डे नाइट थर्मल साइट और स्टेबलाइज्ड टर्रेट सिस्टम लगा है। इससे मूविंग पोजीशन से भी फायरिंग की जा सकती है, जो मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक मेजर एडवांटेज है। जनवरी 2025 में पोखरण फील्ड रेंज पर इस सिस्टम के फील्ड ट्रायल्स हुए थे। नाग MK2 ने हर टेस्ट में अपना टारगेट एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय किया था, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दोनों में, और एक्सट्रीम टेम्परेचर और डस्टी कंडीशन में भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिखाई। DRDO और BDL ने उसके बाद डिक्लेयर किया कि सिस्टम इंडक्शन के लिए रेडी है। BDL अब मिसाइल का मास प्रोडक्शन हैदराबाद और भानूर प्लांट में करेगा। ये पूरा सिस्टम DRDO के R&D और BDL के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन से इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इंडिया अब आर्मर्ड थ्रेट के लिए इम्पोर्टेड सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। नाग MK2 और नामिका 2 के साथ आर्मी की टैंक बस्टिंग कैपेबिलिटी और इंडिजिनस सेल्फ रिलायंट दोनों को एक साथ बूस्ट मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।